नमस्कार दोस्तों। बालाजी शिक्षण कौशल में आज मैं फिर आप लोगों के साथ हूँ। नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ और आज इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको 3 पार्ट्स में बनाया जाए। आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और जो इसका टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848। इससे पहले एक टॉपिक छोड़ दिया है मैंने, द रिवोल्यूशनरीज। उसको जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करेंगे तो उसके साथ लेंगे, क्योंकि ये जो द रिवोल्यूशनरी वाला टॉपिक है वो उससे रिलेटेड है। द एज ऑफ रिवोल्यूशंस की बात करते हैं तो हम लोगों को ध्यान में होगा कि 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, उसमें ध्यान में आता है कि उससे पहले जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, तो जो बोर्बो वंश था वहाँ से उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1815 के ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा फिर से फ्रांस में या यूरोपीय देशों में जो भी था उसको फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश की गई और उस बोर्बो वंश को फिर से बहाल किया गया। और ये सब इस रिवॉल्यूशंस के द्वारा ही हुआ। और जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ वो फ्रांस में हुआ जुलाई 1830 में, और उसके द्वारा जो कंजर्वेटिव्स थे उनको फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश की गई। थी 1815 के ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा। इस 1830 के रिवॉल्यूशन के द्वारा उसको फिर से समाप्त किया गया उदारवादी क्रांतिकारियों के द्वारा। और उस बोर्बो वंश के जगह पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसको संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है, उसको लुई फिलिप की अध्यक्षता में स्थापित किया गया इस जुलाई क्रांति के द्वारा। इसको जुलाई क्रांति भी बोला जाता है। दूसरा, हम लोगों ने 1815 के जो वियना ट्रीटी में पढ़ा था कि फ्रांस फिर से शक्तिशाली न हो भविष्य में, उसके नॉर्थ और जो साउथ जो उसके बॉर्डर थे वहाँ पर बड़े बड़े देश बनाए गए थे। नॉर्थ में आप लोगों के ध्यान में होगा कि बेल्जियम को नीदरलैंड के साथ मिला दिया गया था, और साउथ में जो जिनेवा पिडमोंट था उसके साथ। तो इस क्रांति के टाइम में ब्रसल्स में एक विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह के बाद वो जो ब्रसल्स था, बेल्जियम था, वो नीदरलैंड से अलग हो गया। तो इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण क्रांति। तीसरी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो ऑटोमन साम्राज्य था उसने अपना विस्तार करते हुए यूनान पर भी अधिकार कर लिया था। तो ऑटोमन साम्राज्य से यूनान स्वतंत्र होने के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत था, जिसका समय इस 1830 और 48 के बीच में मिला। और ये जो स्ट्रगल था वो 1821 में यूनान के लोगों ने क्रांति के माध्यम से प्रारंभ किया, और इस आंदोलन को पूरे यूरोपियों का समर्थन मिला। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन सब का समर्थन मिला। और लास्ट में 1824 में युद्ध भी हुए, और लास्टली 1832 में जो एक संधि हुई, और उस संधि के द्वारा, जिसको हम ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतूनिया की संधि कहते हैं, उस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली और यूनान ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया।
तो इस तरह से जो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था यूनान, वो 1832 में जाकर ऑटोमन साम्राज्य से अलग हुआ। तो इस तरह से 1832-48 ये एक एज ऑफ रिवॉल्यूशंस रहा, और इसमें ये मेनली ये 3 जो है रिवॉल्यूशंस हुए। एक तो फ्रांस में, दूसरा ब्रसल्स में, और थर्ड ग्रीस में। देखिए 1815 से जब इसको हम लोग रिलेट करके चलेंगे, को रिलेट करके चलेंगे, तो और अच्छी तरह से हमारे समझ में आएगा एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्र का जो निर्माण होता है उसमें केवल एक ही पक्ष नहीं होता है कि क्रांतिकारियों के द्वारा उसका निर्माण होता है। उसमें जब तक सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स नहीं मिलते तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। ये हम लोगों के ध्यान में आना चाहिए। तो राष्ट्र के निर्माण में एक जो मेन रोल जो होता है, जो अहम भूमिका होती है, वो संस्कृति की होती है। यदि उस देश की संस्कृति समाप्त हो जाती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ऐसा ये देखने में आता है कि यूरोप में केवल क्रांतिकारियों के माध्यम से राष्ट्र और राज्य का निर्माण नहीं हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। कला, काव्य, कहानी, किस्से, संगीत, ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्थानीय कलाएं होती हैं, स्थानीय कहानियाँ होती हैं, स्थानीय स्तर पर जो किस्से चलते हैं, और जो स्थानीय स्तर पर जो संगीत होता है, संगीत की शैलियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें जो राष्ट्रवादी भावनाएं होती हैं लोगों के अंदर में, उसको गढ़ने का, उसको स्वरूप देने का काम करती हैं। ये इस सांस्कृतिक आंदोलन के माध्यम से ध्यान में आती है बात। जर्मनी दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने कहा कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। लोकगीत का मतलब होता है जो स्थानीय स्तर पर गीत गाए जाते हैं। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, राज्य की तो बात बहुत दूर है, एक राज्य में ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के जो गीत गाए जाते हैं उसको लोकगीत, लोगों के द्वारा जो गाया जाता है क्षेत्रीय आधार पर, उसको लोकगीत कहा जाता है। उसमें जो लोकगीत होते हैं उस क्षेत्र के से संबंधित ही गीत होते हैं। तो उन गीतों के माध्यम से पता चलता है कि उस क्षेत्र में क्या कुछ रहा होगा। जनकाव्य, लोक नृत्य, ये सारी चीज़ें। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है इसका, पोलैंड में पोलेनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्य राष्ट्रीय प्रतीक में बदल गए, क्योंकि इसके माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में एक भावना भरने का प्रयास किया जाता था। संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा जाता है। जैसे इज़राइल का उदाहरण लिया जाता है कि इज़राइल के लोग जब तक अपने देश में नहीं पहुंचे थे, अलग अलग देशों में रहते थे, तो वो जब भी अभिवादन करते थे तो इज़राइल को लेकर ही अभिवादन करते थे, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में इज़राइल की स्मृति बनी रहे। ऐसे ही पोलैंड में हुआ कि पोलैंड पर जो रूस का नियंत्रण था उस समय, लेकिन पोलैंड के लोगों ने, पोलैंड का जो प्रबुद्ध वर्ग था उसने पोलैंड के लोगों की भावनाओं को मरने नहीं दिया, और ये काम उन्होंने अपने संगीत और भाषा के माध्यम से किया। कैरोल कुरपिंस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया,
और जो लोक नृत्य थे उनको राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में बदल दिया। ध्यान में आता है कि जो भाषा है, रूस ने जब नियंत्रण कर लिया पोलैंड पर, तो वहाँ की जो पोलिश भाषा थी उसको रूस ने हटाने की कोशिश की विद्यालयों से, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। वहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने उसको समाप्त नहीं होने दिया, और इस तरह से पोलिश भाषा जो थी वो रूसी नियंत्रण, रूसी प्रभुत्व, रूसी शासन के विरुद्ध एक संघर्ष का प्रतीक बन गई। और जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने इस भाषा को भूलने नहीं दिया, और कहीं भी बात करते तो अपनी पोलिश भाषा में ही बात करते थे। तो एक ये राष्ट्रीय प्रतीक बन गई पोलिश भाषा। दो नाम आते हैं जिन्होंने कि इस लोक कथाओं को जीवंत करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैकब ग्रीन, दो भाई थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ये महत्वपूर्ण काम किया। जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम बंधु जर्मनी संबंधी थे, और वे 6 साल तक लगातार गांव-गांव जाकर लोक कथाएं इकट्ठा करते रहे। बताइए, इन्होंने जीवंत किया। वहाँ के लोग जो भूल चुके थे अपने गौरव को, अपने स्वाभिमान को, अपने देश के इतिहास को, उस कथाओं को इकट्ठा करके, और जब वो पुस्तक के रूप में ले आए तो वहाँ के लोगों के ध्यान में आया कि अरे हम ऐसे थे, हमारा इतिहास ऐसा था। तो उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय रहे, और प्रकाशन के बाद जब ये पुस्तक लोगों के पास गई तो एक काफ़ी मात्रा में लोगों का जन जागरण हुआ, और इन दोनों भाइयों ने जन जागरण करने का काम किया। 33 खंडों में उन्होंने जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित किया। तो इस तरह से ऐसा ही उदाहरण हमारे देश में भी आता है। जब हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान में आती है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने ऐसा ही कार्य भारत में किया था। नेक्स्ट है, एक के बीच में दिया गया है नारीवादी। क्या है ये? फेमिनिस्ट। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखिए, जब भी हम लोग जर्मनी के यूनिफिकेशन को पढ़ते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई ये ध्यान रखना चाहिए। जर्मनी की यूनिफिकेशन की स्टार्टिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान में आता होगा आप लोगों के कि नेपोलियन के द्वारा, जब आप लोग ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान में आता है कि नेपोलियन के द्वारा जो 39 जर्मन स्टेट्स को मिलाकर एक यूनियन बनाई गई थी। ध्यान में आ रहा है कुछ क्या? उसको इन लोगों ने एज इट इज रहने दिया। इस ट्रीटी ऑफ वियना ने जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, यानी इस ट्रीटी ऑफ वियना में वो अनटच्ड रहा। और ये जो 39 स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स थे, इन्होंने आगे चलकर अपने यहाँ की, अपने बीच की व्यवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन किया, और उसके कारण से ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक आए। जैसे हम लोग किसी दुकान से सामान लेते रहते हैं तो लगातार जब काफ़ी एक लंबा टाइम बीत जाता है तो उस दुकानदार से घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं, फिर बाद में आना जाना शुरू हो जाता है, और फिर एक जब घनिष्ठता बढ़ती है तो कभी वो भी हमारे किसी
प्रोग्राम में हमारे घर पर शामिल होते हैं, कभी हम भी उनके यहाँ चले जाते हैं। यानी हमारे बीच की जो गैप होता है, दूरियां होती हैं, वो समाप्त होती हैं। ऐसा ही इस 39 जो जर्मन स्टेट्स थे इनके बीच में हुआ। हम लोगों के ध्यान में आता है कि पहले जो ये 39 जर्मन स्टेट्स थे इनके बीच में लगभग 32 करेंसीज चलती थी, और अलग अलग इनकी जो है मेज़रमेंट्स थे। सबके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से कोई भी चीज़ नापी जाती थी या उसका वज़न किया जाता था। लेकिन 1834 में, ध्यान करिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जर्मनी यूनिफिकेशन में, 1834 में अ कस्टम्स यूनियन और जोल्वेराइन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। और 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया जिसको जोल्वेराइन कहा गया, और उसमें मोस्टली जो है जर्मन राज्य ही थे। और इन सब के बीच में जितने भी अलग अलग जो टैक्सेस लिए जाते थे उसको समाप्त कर दिया गया, और अलग अलग जो करेंसीज थी उनको समाप्त कर दिया गया। और केवल 2 करेंसी, पहले 30 थी, 30 करेंसी थी, लेकिन बाद में उसको 2 कर दिया गया। फिर सामानों के लाने ले जाने के लिए एक जो रेलवे का नेटवर्क काफ़ी बड़े स्तर पर उसको प्रारंभ किया गया आने जाने के लिए। तो इस तरह से उस 39 जो स्टेट जर्मन स्टेट्स थे उनके बीच में एक यूनिफिकेशन का जो प्लांट था उसको प्लांट किया गया, यानी उसको बोया गया, बीजारोपण किया गया। और धीरे धीरे जो एक आर्थिक रूप से, मेरे हिसाब से आर्थिक एकीकरण हुआ, उस आर्थिक एकीकरण के द्वारा उनके बीच में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होती चली गई। और उन सबको लगने लगा कि भाई चूंकि हम सभी लोग जर्मन स्टेट्स हैं, जर्मनी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम लोगों को एक हो जाना चाहिए। तो ये वहाँ से प्रारंभ होता है। अगला है इसी में सेकंड पॉइंट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। में 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया। एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान हुआ जिसमें फ्रैंकफर्ट संसद की स्थापना हुई सेंट पॉल चर्च में, और एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। उसके अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था की गई कि जो भी राजा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के रूप में काम करेगा, संवैधानिक शासक के रूप में काम करेगा। अब ये तो सीधे सीधे क्या था कि जो उस समय के शासक थे उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाना, उनको कंट्रोल में करना, तो संभव ही नहीं था कि इसको कोई भी एक्सेप्ट करे। और इसीलिए प्रशा के शासक जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये हमारी जो पावर हैं उनको लिमिटेड किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है। और इस तरह से जो फ्रैंकफर्ट संसद थी वो भंग कर दी गई। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ कि लोगों के मन में जो राष्ट्रीयता की भावनाएं थीं, एक होने की भावना थी, जो पूरे देश के लिए एक संविधान बनाने की बात थी, वो काफ़ी धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही थी। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट, जो 39 जर्मन स्टेट्स को इंस्टॉल किया गया था नेपोलियन के द्वारा, और जो जोल्वेराइन को इंस्टॉल किया गया वो था। सेकंड, ये आपका फ्रैंकफर्ट संसद पार्लियामेंट। हालांकि ये सफल प्रयास रहा, लेकिन सफलता इस रूप में कि लोगों के मन में ये सारी बातें गहराई तक बैठ गई कि नहीं, हमें जर्मनी का एकीकरण करना है, हम सबको एक होना है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं,
जर्मनी के एकीकरण में जो नेतृत्व किया वो प्रशा ने किया, क्योंकि जो जितने भी जर्मन स्टेट्स थे उसमें प्रशा ही सबसे अधिक शक्तिशाली था और वही लीड कर सकता था। और इस दृष्टि से जो प्रशा के जो प्रधानमंत्री थे ऑटो वन बिस्मार्क, इनकी जो भूमिका थी, इनका जो रोल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऑटो वन बिस्मार्क बहुत ही दूरदर्शी था, बहुत ही डिप्लोमेटिक था, कूटनीतिज्ञ था। वो जानता था कि केवल पार्लियामेंट के माध्यम से, संसद के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जा सकता है। तो उसने यूरोप में एक शक्तिशाली मित्र की खोज करनी प्रारंभ की, ताकि वो उससे मित्रता करके और जर्मनी का एकीकरण कर सके प्रशा के नेतृत्व में। और इसके लिए उसने एक नीति बनाई, उसको हम लोग कहते हैं रक्त और लौह की नीति। इसको मालूम था कि बिना रक्त बहाए, बिना तलवार उठाए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने जो संपूर्ण प्रसाद राज्य था उसका सैन्यकरण कर दिया, यानी सभी को सैनिक बनना अनिवार्य कर दिया। और इस तरह से उन सभी का प्रशिक्षण और अभ्यास लगातार चलाता रहा और पूरे फ्रांस का इसने सैनिकरण कर दिया और इस तरह से एक मजबूत सेना संगठित की, क्योंकि इसको मालूम था कि अंत में जाकर मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, तभी जर्मनी का एकीकरण संभव है। बिस्मार्क ने प्रारंभ में फ्रांस के शासक से मित्रता की और उसको इस बात के लिए तैयार कर लिया कि प्रशा का जब ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से युद्ध होगा तो फ्रांस उसमें शामिल नहीं होगा। और भी कुछ उसमें संदेही बातें थीं, लेकिन इसके लिए फ्रांस तैयार हो गया और इस प्रकार से प्रशा ने पहले ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, फिर उसमें विजय हुई प्रशा की। उसके पश्चात डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ, ये दोनों युद्ध हो गए। अब बारी आती है कि आखिर इस प्रशा इस फ्रांस से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, क्योंकि फ्रांस की भी महत्वाकांक्षाएं थी उसमें। तो अंततः क्या हुआ कि लास्ट में फ्रांस से भी प्रशा को युद्ध करना पड़ा और उस युद्ध में फ्रांस भी पराजित हुआ। और इस तरह से ये तीनों देशों से, जो महत्वपूर्ण देश थे उस समय, उनसे लगातार 7 वर्षों तक युद्ध किया प्रशा ने, एक एक करके सबको पराजित करता चला गया। और इसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification in January 1871. The Prussian King William I was proclaimed German Emperor in a ceremony held at Versailles. तो इस तरह से सप्तवर्षीय युद्ध में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को पराजित करके प्रशा ने जर्मनी का एकीकरण किया और 18 जनवरी 1871 को वर्साय के शीश महल में, जिसको हॉल ऑफ मिरर बोला जाता है, वहाँ पर एक सभा की और उसमें जो यूनिफाइड जर्मनी था, एकीकृत जर्मनी था, उसका शासक कैसर विलियम फर्स्ट की घोषणा की गई और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण किया गया। उसमें जो वहाँ की करेंसी थी, बैंकिंग था,
लॉ एंड ऑर्डर था, जुडिशरी थी, ये सारी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण किया गया और इस तरह से तेजी के साथ जर्मनी का विकास हुआ। तो ये हमारा जर्मनी का यूनिफिकेशन। रिपीट कर लें। फर्स्ट पॉइंट, 39 जर्मन स्टेट्स, महासंघ, जोल्वेराइन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जर्मनी यूनिफिकेशन में। सेकंड, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और थर्ड, विस्मार्क एफर्ट्स, जिसमें कि 3 वॉर्स हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, 7 वर्षों तक लगातार युद्ध चला और इस तरह से इन तीनों को पराजित करके प्रशा ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, एकीकरण किया। 1871 में ये कंप्लीट हुआ और कैजर विलियम फर्स्ट एकीकृत जर्मनी का शासक बना। तो ये हमारा जर्मनी का एकीकरण। ये देखिए, इसका मैप दिया है। प्रशा का मेन रोल था इसमें। अगर प्रशा नहीं आगे आया होता तो जितने भी जो छोटे छोटे जर्मन राज्य दिखाई दे रहे हैं, इनका यूनिफिकेशन संभव नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ ऑस्ट्रिया की भी महत्वाकांक्षाएं थीं। ऑस्ट्रिया उस समय एक पावरफुल कंट्री था और कनाडा भी था और फ्रांस भी था, इन सब के हित थे। लेकिन प्रशा ने अपने नेतृत्व से, बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से, दूरदर्शिता से जर्मनी का एकीकरण किया और उसमें सफल रहा। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण। जो एक टॉपिक मैंने पीछे छोड़ दिया था वो मैं यहाँ पर लेता हूँ। एक टॉपिक हम लोगों ने पीछे छोड़ा था, रिवॉल्यूशनरीज, है ना, जिसमें कि एक नाम आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम और रोल, जिसने कि इटली के लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं का बीजारोपण किया, जोसेफे मैज़नी। ये एक ऐसा युवक था जिसने उस समय में 2 क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। एक था मार्सेई में यंग इटली, दूसरा बर्न में यंग यूरोप। और मैज़नी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उससे बहुत तेज़ी के साथ यूरोप के जो युवा वर्ग था वो जुड़ता चला गया। हालांकि मैथ्सनी अधिक समय तक नहीं रहा, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स थे, हमारे ध्यान में आता है कि जब इटली का एकीकरण हुआ तो उन सभी लोगों ने मिलकर वो सारे काम किए। मैज़नी को केवल 24 वर्ष की उम्र में ही एक लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया, बाहर भेज दिया गया। लेकिन उसने अंडरग्राउंड होकर यंग इटली और यंग यूरोप दोनों महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना की थी। और इनका मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। पैबंद का मतलब समझते हैं हम लोग, जब हमारा कपड़ा पहनते हैं, फट जाता है वहाँ से थोड़ी उसमें, तो उस पर दूसरा कपड़ा लगा देते हैं। तो यही स्थिति एकीकरण से पूर्व इटली की भी थी। आइए देखते हैं थोड़ा सा। इटली के एकीकरण से पूर्व इटली अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में बटा हुआ था और जितना कठिन काम जर्मनी के एकीकरण में था उससे कहीं अधिक इस इटली के एकीकरण में। एकीकरण से पूर्व इटली 7 भागों में बटा हुआ था। जो सार्डिनिया, पीडमोंट, ये इटली राजघराना का शासन था। और जो स्थिति जर्मन स्टेट्स में प्रशा की थी, वही स्थिति इटली के जो स्टेट्स थे छोटे छोटे 7 पार्ट में,
उसमें सार्डिनिया पीडमोंट की थी। और जब हम आगे देखते हैं कि सार्डिनिया पीडमोंट ने ही इटली के यूनिफिकेशन का नेतृत्व किया, लीड किया उसको। जो इटली का उत्तरी भाग था वो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था। जो उसका मिडिल पार्ट था पोप के अंडर में था। और जो उसका दक्षिणी भाग था स्पेन के बोर्बो राजाओं के अधीन था। तो इस तरह से अलग अलग शक्तियों का नियंत्रण था इटली पर। देखिए, ये इटली की स्थिति है एकीकरण से पूर्व। ठीक है ना। ये उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया का, मध्य भाग हमारा पोप का, और ये जो है दोनों सिसिली का राजतंत्र, ये बोर्बो वंश के अंतर्गत। अलग अलग शक्तियों का इस पे अधिकार था। अब इटली के एकीकरण का जो बीज बोया था वो मैथिनी ने बोया था। मानसिक एकीकरण किया था एक तरह से। मैथिनी ने मानसिक एकीकरण किया। जो स्थिति बिस्मार्क की रही प्रशा में जर्मनी के एकीकरण में, वही स्थिति कैवूर की थी, जो कि सार्डिनिया पीडमोंट राज्य का प्रधानमंत्री था। ये भी बिल्कुल, अगर बिस्मार्क और इसकी तुलना की जाए तो दोनों एक दूसरे के समकक्ष बैठेंगे, दूरदर्शिता के नाते, कूटनीति के माध्यम से। तो जो स्थिति जर्मनी एकीकरण में बिस्मार्क की है, वही स्थिति इटली के एकीकरण में कावूर की। तीसरा नाम जो आता है वो ये है हमारा विक्टर एमेनुअल द्वितीय। काइजर विलियम प्रथम की जो स्थिति थी जर्मनी एकीकरण में, वो स्थिति विक्टर एमेनुअल द्वितीय की थी। चौथा जो नाम आता है गैराबाल्डी। तो इस तरह से कुल 4 लोग थे जिनकी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैथिनी, कावूर, विक्टर एमेनुअल द्वितीय और गैरिबाल्डी। जोसेफ मैज़नी के बारे में थोड़ा सा पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 वर्ष की आयु में उसने क्रांति की थी। मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। और मैटरनिक जो ऑस्ट्रिया हंगरी का चांसलर था, वो मैथिनी से बहुत घबराता भी था। और उसने मैथिनी के बारे में क्या कहा है? हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन। इतना अधिक घबराता था वो। ये मैथिनी, जिसने कि इटली के 7 भागों में रहने वाले लोगों के मानसिक एकीकरण का काम किया। अब हम शुरू करते हैं। एकीकरण स्टार्टिंग किया किसने? मैथिनी ने। उसने मानसिक एकीकरण किया। इस एकीकरण का नेतृत्व सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने किया। और उसका जो प्रमुख जो नेतृत्व था, वहाँ के मंत्री कावूर के द्वारा उस एकीकरण का नेतृत्व किया गया। जैसे बिस्मार्क कहता था कि केवल पार्लियामेंट, संसद के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता, वैसे ही कावूर का कथन था, विश्वास था, उसको जनतंत्र में विश्वास ही नहीं था बिल्कुल। उसे यह आभास हो गया था कि बिना फ्रांस से मित्रता किए वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि सार्डिनिया पीडमोंट बहुत ही छोटा सा देश था और इटली पर ऑस्ट्रिया का भी नियंत्रण था। ऑस्ट्रिया से भी उसे युद्ध करना पड़ता। तो ऑस्ट्रिया जैसे देश से युद्ध करने के लिए उसे एक शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी। और अंततः उसकी ये खोज सफल हुई और
उसने, जो काबूर था, वो फ्रांस से मित्रता करने में सफल हुआ और नेपोलियन द्वितीय की मित्रता उसे प्राप्त हो गई। काबूर ने एक कूटनीतिक संधि की नेपोलियन द्वितीय के साथ, और उसका परिणाम ये हुआ कि 1859 में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया और उसमें उसको पराजित किया। और इस तरह से जो इटली का जो उत्तरी भाग था, जिस पर कि ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था, वो स्वतंत्र हो गया, यानी ऑस्ट्रिया के नियंत्रण से मुक्त हुआ। एक नाम आया है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी के विषय में बात करें तो ध्यान में आता है कि जो गैरीबाल्डी था वो बहुत ही सामान्य व्यक्ति था और उसने एक अपने भावना से इटली का एकीकरण होना चाहिए, इस भावना से उसने एक जन सेना गठित की और उस जन सेना के माध्यम से 1860 में दक्षिण इटली के दोनों सिसिली के राज्य हैं उस पर नियंत्रण करने में सफल रहा। और इस तरह से 1861 में उसने दोनों सिसिली के राज्यों को जीतकर और सार्डिनिया पीडमोंट के शासक को प्रदान कर दिया। इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा हुआ और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित किया गया। तो ये है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें ध्यान देना है कि जब हम इटली के एकीकरण की बात शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसमें मैथनी का नाम आएगा, उसके बाद विक्टर इमैनुअल, फिर काबूर, फिर गैरीबाल्डी। इन बिना चारों व्यक्तित्व की चर्चा किए इटली का जो यूनिफिकेशन हो वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी इटली का यूनिफिकेशन के बारे में लिखें हम, बताएं हम, तो इन चारों का ध्यान करना है, तो तभी हमारा इटली का एकीकरण कंप्लीट हो सकता है। अब देखिए, पहले हमने देखा था इटली के एकीकरण से पूर्व इटली की स्थिति और ये एकीकरण के पश्चात इटली की स्थिति। ये पूरा एक इटली राज्य की स्थापना हो गई। ये पार्ट 1866 में आया, 1858 to 60, 1858, 1870, 1860, 1858, और इस तरह से इटली का एकीकरण हुआ। तो हमारे 2 यूनिफिकेशन कंप्लीट हुए। थर्ड है हमारा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अगर पहले हम देखें तो 1688 से पहले ग्रेट ब्रिटेन नाम का कोई देश ही नहीं था। जैसे इटली अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ था, वैसी स्थिति यहाँ की भी थी। यहाँ पर अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इस तरह की छोटे छोटे जाति समूहों में ये क्षेत्र बटा हुआ था। सबकी अपनी अलग संस्कृति थी, अलग सभ्यता थी। लेकिन धीरे धीरे जो ये अंग्रेज थे, इनकी समृद्धि में वृद्धि हुई और ये अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए और एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से सत्ता छीन ली, जिसे हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह से वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम धीरे धीरे आना प्रारंभ हुआ।
और इस सब के सेंटर में कौन था? इंग्लैंड, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनका उद्भव प्रारंभ इंग्लैंड से ही होता है। तो पहले हम ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहते थे, पहले हम इंग्लैंड ही कहते थे। ये तो जब ग्रेट ब्रिटेन बना, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के तब ये ग्रेट ब्रिटेन कहा जाने लगा। और इस तरह से 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच समझौता हुआ। मेरे हिसाब से इसको समझौता कहा जाता है, लेकिन समझौता नहीं था, ये समझौता थोपा गया था स्कॉटलैंड पर, और उसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। और उसके बाद से उस क्षेत्र से जो स्कॉटिश कल्चर थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई, स्कॉटिश जो सिविलाइजेशन थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई, ताकि चारों तरफ केवल इंग्लैंड का प्रभुत्व दिखाई पड़े। और ये सारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया। अगला पार्ट है इसका, इंग्लैंड स्कॉटलैंड के वेस्ट में आयरलैंड नाम का देश है। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों रहते हैं, दोनों ही ग्रुप हैं। इनमें लगातार जो है गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। और चूंकि इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट है, इसलिए उसने आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाले थे उनको इसने हर तरह का समर्थन दिया, और यहाँ तक कि सशस्त्र समर्थन भी दिया, उनको अस्त्र शस्त्र भी उपलब्ध करवाए और एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा की। ध्यान में आता है कि वॉल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 के नेतृत्व में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। यानी आयरलैंड का जो नॉर्थ पार्ट है वो जबरदस्ती इंग्लैंड में मिला लिया गया, यानी ग्रेट ब्रिटेन में। और इस प्रकार एक नए राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। उसमें ब्रिटेन का जो झंडा नया बनाया गया, यूनियन जैक, जो आजकल दिखाई देता है, और गॉड सेव आवर नोबल किंग को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी गई। और इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन का उद्भव हुआ। ये देखिए, इसका ग्रेट ब्रिटेन का मैंने थोड़ा सा मैप आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इंग्लैंड ये प्रभावशाली हुआ तो इसने स्कॉटलैंड को मिला लिया अपने में, और फिर ये आयरलैंड का जो नॉर्थ पार्ट है इंग्लैंड में आ गया। तो इस तरह से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ये आयरलैंड का ये नॉर्थ पार्ट, इसको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, जिसमें तीनों ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ही कहता हूँ मैं इसको। तो ये तीनों टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं इस सेकंड पार्ट में। और बाकी अब जितने टॉपिक रह जाते हैं उन सभी को हम इसके थर्ड पार्ट में लेंगे। कुछ न्यू शॉर्ट क्वेश्चंस के द्वारा न्यू शॉर्ट क्वेश्चंस भी दूंगा मैं आप लोगों को। जैसे मैंने नेशनलिज्म इंडिया में लगभग 70 क्वेश्चन आप लोगों को भेजे थे, इसी तरह से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए फ्रूटफुल रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर हम लोग अगली वीडियो के माध्यम से इसके थर्ड पार्ट के माध्यम से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।